चलो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की शीट डिस्कस करें। करके आए हो नहीं करके आए हो? EMI इसलिए भी कर ली। लाओ सबसे पहले तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट सब जने करके आए हो? आज तो करिए। ठीक है निकालो। कितने सवाल थे इसमें? 22 क्वेश्चंस, दैट्स इट। सारे कर लिए? डाउट बोलो अपने 1 से 22 तक। सिक्स्थ का फर्स्ट, सिक्स्थ भी डाउट है, फिफ्थ का फर्स्ट और हाँ 9, 10, 15, 13, 19। कोई एग्जाम दिया, कोई टेस्ट दिया? और कोई डाउट है? और है 22 और कोई एग्जाम दिया? अपन की क्लास लास्ट मेरे ख्याल में 1 हफ्ते पहले ही हुई थी, फिर बाद में होली की वजह से 2 दिन की छुट्टी आ गई और फिर 11th की क्लास थी आपकी लंबी 8 से शाम को रात को, है ना? कुछ ऐसे ही था। तो करंट, इलेक्ट्रिसिटी, कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रोस्टैट्स का डिस्कशन हो गया था। अब तक आप लोगों ने नहीं करी हो तो प्लीज कर लेना। और रही बात मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की, शीट अभी कर रहे हैं। तो कोई टेस्ट दिया क्या इतने दिनों में? किसी ने भी टेस्ट दिया कोई? तो बताओ मेरे को, नंबर बताओ। हाँ टेस्ट दिया कोई? एक भी टेस्ट नहीं दिया 1 हफ्ते में? लास्ट 1 हफ्ते में किसी ने कोई टेस्ट दिया? क्यों नहीं दे रहे हो टेस्ट? संडे को होता है, संडे को क्लास। ओके संडे को क्लास थी इसलिए नहीं, अदरवाइज आज सुबह से क्लास नहीं थी ना? कल भी सुबह क्लास नहीं है, स्कूल भी नहीं है, कल भी स्कूल नहीं है, तो कल शाम को क्लास है। तो कल सब दिन एक टेस्ट देके आएंगे। कौन सा टेस्ट देके आएंगे? NTA की एप्लीकेशन है सबके पास में, उसमें नीट का कौन सा टेस्ट देना है सब जनों को मैं बताता हूँ। NTA नीट फुल सिलेबस टेस्ट 115 है और फुल टेस्ट 107 है। मतलब ले देंगे कम से कम 225, लगभग 223 टेस्ट है। तो कौन सा वाला दोगे आप लोग बताओ? क्या किसी ने NTA की एप्लीकेशन में कोई एक आध टेस्ट भी दिया है कभी? एक भी नहीं दिया है। तो स्टार्ट किससे करें? फुल सिलेबस टेस्ट से या फुल टेस्ट से? फुल टेस्ट से शुरू करें। 100 न्यू पैटर्न पे भी है। न्यू पैटर्न ओल्ड पैटर्न क्या है पता नहीं मेरे को। 1 मिनट रुक जाओ। सिस्टम सीम टू बी सम हैव प्रॉब्लम। चलिए एप्लीकेशन मैं खुद बहुत टाइम बाद खोल रहा हूँ। अच्छा इंटरनेट पोअर आ रहा है, रुको। मोबाइल डेटा चालू किया। आज क्या डेट है? 22। तो टेस्ट नंबर 22वां करेंगे, ठीक है? अरे 22वां टेस्ट ही नहीं है, कोई नहीं 23वां टेस्ट करेंगे। मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, एक बार देख लेता हूँ। 180 सवाल 180 मिनट लिख लो। फुल टेस्ट जिसमें 107 टेस्ट है उसमें 23rd नंबर टेस्ट अटेम्प्ट करना है। आउट ऑफ 107 वाले में से आपको 23rd वाला क्वेश्चन करना है, 23rd वाला पेपर करना है। एक बार खोल के मैं देख भी लेता हूँ कि पेपर कैसा है। आपको पता है ये अपन को एप्लीकेशन में पहले एयरप्लेन मोड सेलेक्ट करना पड़ता है, उसके बाद में वो टेस्ट खुलता है। तो एयरप्लेन मोड सेलेक्ट कर लेना। कौन सा टेस्ट? टेस्ट नंबर 23rd सबने लिख लिया है। फिजिक्स में
पहला सवाल रेडियो एक्टिविटी का, फिर वापस रेडियो एक्टिविटी, फिर थर्मोडायनेमिक्स, ईएमएफ, करंट इलेक्ट्रिसिटी, सेमीकंडक्टर, रिलेटिव मोशन, एनएलएम, मैग्नेटिक फील्ड, एसएचएम, ग्रेविटेशन, टॉर्क, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, स्प्रिंग। हाँ ठीक है, चलो ऑप्टिक्स 37, 38, 39, 40, 41, 42, वेव्स 45, पावर 45 क्वेश्चंस हैं। मेरे को नहीं पता केमिस्ट्री के अंदर क्या है और बायो में क्या है, वो भी करना है आपको, ठीक है ना। केमिस्ट्री का भी कोर्स 80% तो वो 70% तो वो होगा जितना भी हुआ है, हाँ या ना। और बायो का तो 100% हो गया। तो टेस्ट नंबर 23 आके अपना रिजल्ट बताओ, ठीक है। तो कल की क्लास में ये वाले टेस्ट पेपर जो है 23 उसके डाउट्स ही तो डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। घर के आओगे तो फायदा मिलेगा, एक बार पता पड़ेगा मेरे को भी कि आप लोग कहाँ स्टैंड कर रहे हो। कब दोगे टेस्ट? हाँ क्यों, क्लास कल है ना, है कल प्रैक्टिकल है। कितनी बजे प्रैक्टिकल है? 9 से 12। किस चीज़ का प्रैक्टिकल है? तो कुछ घर पे जाके कुछ फाइल बनानी है, ऐसा वो रखा है या पढ़ना है कुछ? ठीक है, तो परसों देना आप, और क्या बाद में डिस्कस करेंगे। बट प्लीज़ कल परसों तरसों 2-1 दिन में टेस्ट दो और मेरे को बताओ ये जो 23 टेस्ट था सर, ये मैंने टेस्ट दिया, मेरे इतने नंबर आए, लाके बताओ अपना टेस्ट मोबाइल के अंदर ही कि सर मैंने 45 क्वेश्चंस फिजिक्स के लगाए। केमिस्ट्री और बायो का रेस्पेक्टिव फैकल्टीज के पास में जाओ कि मैंने फिजिक्स में 45 क्वेश्चंस लगाए। या फिर देखो 2 ऑप्शन हो सकते हैं, आप टेस्ट अगर अच्छे से विद पूरी सच्चाई के साथ में आप टेस्ट अटेम्प्ट करोगे, ये या तो आपका अच्छा होगा या फिर आपका खराब होगा। अच्छा हो तो भी आके बताओ, खराब हो तो भी आके बताओ। अब खराब में बहुत कुछ हो सकता है। खराब में क्या हो सकता है कि सर मेरे को तो फिजिक्स का टाइम ही नहीं मिला, जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम होती है नीट के बच्चे के साथ में। क्यों? क्योंकि वो बायो के अंदर 45 मिनट्स लगाता है, उसको लगता है कि बायो 45 मिनट्स में हो जाएगी, लेकिन वो 45 मिनट्स में नहीं, वो 50 मिनट्स में करता है, 1 घंटा भी लगाता है कभी कभी। फिर केमिस्ट्री में भी वो लगाता है, उसको लगता है केमिस्ट्री 1 घंटे में हो जाएगी, लेकिन वो केमिस्ट्री में 1 घंटा 10 मिनट लगा बैठता है या बैठते हैं व्हाटएवर। तो 1 घंटा बायो, लगभग 1 घंटा 1.25 घंटा, और फिजिक्स में जिसमें 1 घंटा लगाना था उसमें कितना मिनट मिला? उसमें 40 मिनट ही मिला मेरे को। और 40 मिनट में पहले आधे घंटे में तो हुआ, फिर बाद में 10 मिनट के अंदर मेरे हाथ पाँव खुल गए, तो मैं फिजिक्स के बस 20 सवाल ही अटेम्प्ट कर पाया। 45 में से मैंने बचे हुए 25 सवाल पढ़े ही नहीं। ये बहुत कॉमन क्वेरी होती है जो बच्चा सामने लेके आता है। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव फेस्ड द सेम सिचुएशन, बट दिस थिंग्स हैपन। तो उसका क्या सोल्यूशन है? कॉन्शियस रहने का पेपर, कि भाई 40 मिनट हो गए हैं, 35 मिनट हो गए हैं, बायो एक बार के लिए मैंने पूरी देख ली है, जो नहीं हो रहा है उसके ऊपर मैं दिमाग नहीं लगा रहा हूँ। एक सवाल पे अटक गए, मेरे को याद नहीं आ रहा, याद करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर केमिस्ट्री के अंदर कोई सवाल पे अटक गए, एक बार के लिए तीनों सब्जेक्ट को देखो तो सही। क्या पता वो जो आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो उसमें बायो डिफिकल्ट थी और फिजिक्स इजी थी। जब तक दोगे नहीं पता कैसे पढ़ेगा। तो पूरा पेपर दो और फिर आउट ऑफ 45 जज करो खुद को कि 45 में से मैंने 31 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे, 45 में से 31 अटेम्प्ट करे, 35 तक मैं पढ़ पाया या 35 क्वेश्चंस पढ़ पाई। 10 सवाल तो मैं देख ही नहीं पाया, 10 सवाल तो मेरे छूट गए, क्वाइट ऑब्वियस। और वो जो 31 सवाल अटेम्प्ट करे उसमें से 20 सवाल सही हुए, 11 सवाल गलत हो गए। और वो जो 11 सवाल गलत हुए हैं उसमें से 11 में से 8 सवाल मेरे को वो चैप्टर्स से थे जो चैप्टर्स मेरे कमजोर हैं। वो मेरे को पता था कि भाई मॉडर्न फिजिक्स के सवाल मैंने एक बार के लिए किया, लेकिन मेरे को नहीं, मतलब मेरे को पता है मेरी क्या कमजोरी, लेकिन फिर भी मैं उसको रेक्टिफाई नहीं कर रहा हूँ। तो जब तक ये आप खुद को बोलोगे नहीं ना कि देखो हाँ भाई मैंने 31 क्वेश्चंस किए, उसमें से 21 सवाल सही हुए हैं,
और जो गलत हुए उन गलत को पहले देखो, ठीक है? गलत को देखो, हाँ भाई मैंने 3 सवाल एसएचएम के अटेम्प्ट करे या 4 सवाल इलेक्ट्रोस्टैट्स के करे, 4 में से 1 सही हुआ, 3 गलत हुआ, मतलब मेरा इलेक्ट्रोस्टैट्स खराब है, तो उसको ठीक करो। ऐसे सिंपल है। कैसे ठीक करेंगे? प्रीवियस ईयर लगाओ, ये शीट करो, क्वेश्चन बैंक करो, आपकी थ्योरी शीट लगाओ, एचसीवी लगाओ, बहुत सारी चीजें आपके पास में करने के लिए, बट जब तक करोगे नहीं मालूम नहीं पड़ेगा। तो प्लीज करो और आके मेरे को बताओ कि इतने नंबर आए थे। यू नो व्हाट, लास्ट ईयर का सिलेक्शन अपर्णा 660 नंबर लेके आई। अपर्णा का नाम सुना है? 660 नंबर लेके आई, ठीक है ना? लास्ट ईयर पाठशाला के अंदर नीट में कुछ 7 या 8 बच्चे थे, ठीक है? उसमें से 2 जनों के सिलेक्शन हुए, एक तो जयंत और एक और अपर्णा। अपर्णा की उससे 1 साल पहले उसने अपनी पाठशाला में सेकेंड टाइम ड्रॉप किया था। फर्स्ट टाइम ड्रॉप किया था, उसके 607 नंबर आए थे, 607, बट उसको 607 में जोधपुर की कोई 2 कॉलेज में से एक नहीं मिली थी। कौन सी 2 कॉलेज? एसएन मेडिकल और एम्स। उसको जोधपुर की कॉलेज चाहिए थी, उसने दोबारा रिपीट लिया। बायो कमजोर थी उसकी। मैंने बोला क्यों जबरदस्ती तुम इतनी अच्छी फिजिक्स कर रहे हो, इतने भारी भारी सवाल कर रहे हो, कोई जरूरत नहीं, बायो पे फोकस करो और सिर्फ पेपर दो फिजिक्स के अंदर। तो आज भी उसकी चैट अगर आप लोग को दिखाऊंगा ना, तो उसके पास पता है क्या डाउट आते थे? पेपर के वो जो 45 क्वेश्चन थे उसके अंदर से वो 4 सवाल, भाई पेपर के साथ में सोल्यूशन भी तो होती है ना। एक बार के लिए जो सवाल नहीं हुआ, सोल्यूशन से देख के समझने की कोशिश करी, अच्छा ये ऐसे होगा, मैं कर सकती थी, नहीं कर पाई, XYZ, लेकिन 4 सवाल का सोल्यूशन भी समझ नहीं आया। वो 4 सवालों को स्क्रीनशॉट भेज दी, मैंने रिप्लाई नहीं किया। क्यों? क्योंकि एक साथ बहुत सारे जनों के थे, नहीं रिप्लाई किया, क्लास में बिजी था। फोन लेके आ गई वो कि सर मैंने आपको फोन पे 4 दिए थे, अभी बता दो, मैं ही खड़ी, आप भी फ्री हो, मैं भी फ्री हो, ले बताओ ऐसे ऐसे होगा। अब जैसे आप एक सवाल लेके आए थे वो रिलेटिविस्टिक अप्रोच का, ठीक है ना? वो 45 में से मान लो 2 सवाल ऐसे आए जिसमें कुछ ऐसी चीज आ गई है जो आउट ऑफ द बॉक्स है, कुछ नहीं कर सकते उसका, कुछ नहीं कर सकते उसे। लड़ाई करने से ना बैठेंगे अपन कि नहीं भाई एनसीईआरटी में नहीं, आपने कैसे दे दिया। तो इट्स ओके टू लीव 1 क्वेश्चन, टू लीव 4 क्वेश्चन, 5। आप कौन से 45 के 45 करके आओगे? लगता है आपको 180 में से 180 सवाल करके आओगे? जी नहीं। किसी ने सोचा है कि तुमको कितने सवाल करके आने हैं सिलेक्शन के लिए? कोई सोचा? एवरेज पेपर में कितने सवाल अटेम्प्ट करके आने? एवरेज पेपर होगा ना तो आपको सिलेक्शन पता है कौन दिलाएगा? सिलेक्शन आपको बायो दिलाएगी, लेकिन रैंक आपको फिजिक्स दिलाएगी। समझे मेरी बात को या नहीं समझे? बायो सबकी अच्छी होती है, सिलेक्शन तो हो जाएगा एक बार के लिए कि 10,000 रैंक आ गई, बट रैंक फिजिक्स दिलाएगी आपको। क्यों? क्योंकि फिजिक्स जिसकी स्ट्रांग होती है वो ऊपर चढ़ते जाता है। बायो में 360 में से आपके 330 नंबर आ गए, अब और स्कोप थोड़ा बचा है, जो मैक्सिमम था वो आप स्कोर कर चुके हो, और कहाँ से लेके आओगे नंबर? बट फिजिक्स में जहाँ आपके 110 या 120 आ रहे हैं, वहाँ तो अभी भी मार्जिन है, 40 नंबर होगा, 50 नंबर होगा। हाँ यार, तो वहाँ इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश होती है। तो प्लीज़ अटेम्प्ट करो पेपर, और चाहे से कुछ नहीं तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो मेरे को कि मैंने सर एनटीए का ये वाला पेपर किया था। आपको जब भी टाइम मिले एक बार के लिए वो पेपर देखना, मेरे इतने इतने नंबर आए हैं। या एक साथ 4 पेपर के डाउट इकट्ठे हो जाए तो चारों पेपर के लिए अलग से टाइम लो। सर ये 4 पेपर दिए थे, 4 पेपर के अंदर हर एक पेपर में ये फिजिक्स के 5 20 सवाल मेरे को नहीं है, मेरे को 1 घंटे का टाइम चाहिए। कब आऊँ मैं? आपको बोलना पड़ेगा। समझ रहे हो? भगवान भी उसकी सहायता करता है जो खुद की सहायता करता है। वो सबने सुनिए कहावत, एक बार इंसान एक बहुत मेहनत करता था, बहुत भगवान का नाम लेता था। एक बार वो कहीं पर गया और वो डूबने लग गया, कहीं मतलब जहाज वाले पाँव स्लिप हो गया, डूब रहा था, ठीक है ना? तो डूबा, पानी में डूब रहा है, लेकिन उसको भरोसा था कि मैंने बहुत मेहनत करी, मैंने बहुत भगवान का नाम लिया है, भगवान मेरे को आएंगे बचाने के लिए, ठीक है ना? क्या हुआ? वो डूब रहा है, डूब रहा है, डूब रहा है, उतने में ऊपर से जहाज में से एक आदमी ने बोला कि ये ले रस्सी ले ले। उसने बोला नहीं, मेरे को तो भगवान आएंगे बचाने, ठीक है? बोले अरे रस्सी पकड़ ले, नहीं पकड़ी उसने, उसको तो भरोसा था कि नहीं भाई मेरे को तो भगवान ही आएंगे बचाने के लिए। फिर उसके बाद में और डूब रहा है, और डूब रहा है, फिर एक जहाज आई बड़ी सी, क्या जा? बोले नहीं, मेरे को तो भगवान आएंगे बचाने के लिए। फिर मर गया आखिरकार, ऊपर गया, बोले मैंने इतनी आपका पूजा पाठ किया, मैंने इतना आपका नाम लिया, इतनी मेहनत करी, आप तो आएंगे मेरे को बचाने के लिए। तो उसने बोला मैं तो आया था 2 बार, तो नहीं बोल दिया कि नहीं भगवान आएंगे, मैं आया था ना। तो मौके बार बार नहीं आते बेटा,
2 या 3 महीने में। मैं इसे बार बार आपको नहीं बोलूंगा पेपर करो पेपर करो पेपर करो, आप करके आओगे तो मैं आपको बता दूंगा दैट्स इट। समझ रहे हो मेरी बात को? पेपर करो, प्लीज करो। और अगर आपने आकाश या कोई और दूसरे कोचिंग का ले रखा है तो आपको लगता है कि ये पेपर कॉम्पिटिटिव था, इसमें मेरे नंबर कम आए हैं, तो मेरे टॉपिक्स कौन से वीक हैं, उसके क्या डाउट्स है, वो क्लियर करो, ताकि वापस से सेम उस टॉपिक से वैसा सवाल आएगा आप गलत नहीं करो। नहीं तो मतलब ही क्या पेपर देने का जब आप उस पेपर को एनालाइज ही नहीं कर रहे। क्या 605 नंबर जाते हैं हर बार फुल सिलेबस टेस्ट के? अगर नहीं जाते हैं मतलब आपको पेपर देने हैं। और अगर 600 प्लस कि यहाँ से एक बार 650 आए थे, एक बार 660 आए थे, यहाँ के टेस्ट में भी 680 आ गए थे, 630 आए थे एनटी के, ठीक है जो कर रहे हो सही कर, इतने नंबर लेके तो आप पहले फिर मैं बोलूँ। अभी यहाँ कहानी 550 तक नहीं जा रही ना 550 तक कहानी। कैसे पता आपको जा रही नहीं जा रही? आप पेपर नहीं दे रहे। पेपर दो, मालूम पड़ेगा। क्योंकि कौन कितने पानी में वो पता लगाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भाई। पता नहीं आप लोग पेपर क्यों नहीं देते? घबराते हो सच्चाई फेस करने से? थोड़ा सा डर लगता है। दुनिया के सामने थोड़ी ना पेश कर रहे हो तुम। एक एप्लीकेशन आपका मोबाइल और आप ही देख रहे हो। खुद से भी फेस नहीं कर सकते हो तो फिर आगे दुनिया से क्या फेस करोगे? जब आप अपनी कमियों को खुद से ही नहीं फेस कर पा रहे हो दुनिया के सामने कैसे जाओगे? फिर तो आप डॉक्टर मत बनो, क्योंकि आपको तो दुनिया का इलाज करना है। खुद की तकलीफ का निवारण नहीं करोगे तो कहाँ दुनिया की करोगे? तो प्लीज पेपर दो, अभी बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, अभी बहुत ज्यादा टाइम है आपके पास में। बोर्ड्स बहुत लेट है अभी, क्योंकि बोर्ड्स के खत्म होते ही फिर नीट के लिए टाइम नहीं मिलेगा। क्योंकि जब तक बोर्ड्स नहीं है, जब तक ये मार्च चल रहा है, कर लो भाई पेपर दे लो, 15 अप्रैल तक भी दे लो, उसके बाद बोर्ड्स में लग जाओगे आप 15 या 20 अप्रैल के बाद। लगोगे या नहीं लगोगे? तो प्लीज पेपर दो, आई रिक्वेस्ट। अब ये सवाल देख लेते हैं। सबसे पहले थर्ड क्वेश्चन, a system of long 4 parallel conductors whose section with the plane of the drawing lie at the vertices of a square, their flow will equal. Current in direction of current is as follows: cross cross dot dot. How is the vector of magnetic induction directed at the center of the square? बस डायरेक्शन ही बतानी है। तो देखो ध्यान से, बताओ बायो-सैवर्ट्स लॉ क्या होता है? तो बताओ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सा वेक्टर देता है? डीएल क्रॉस आर। डीएल क्या होता है? करंट एलिमेंट, करंट की डायरेक्शन में छोटा सा डीएल वेक्टर। तो बताओ करंट अंदर की तरफ जा रहा है तो डीएल क्रॉस आर, सेंटर पर इधर की तरफ आई फील्ड, इसकी वजह से डीएल क्रॉस आर इधर की तरफ आई। सॉरी, ये अंदर की तरफ जा रहा है, ये किधर की तरफ आ रहा है? बाहर की तरफ आ रहा है, तो इधर की तरफ आया। सॉरी, अंदर की तरफ नहीं जा रहा है करंट। समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे? यहाँ पर करंट बाहर की तरफ आ रहा है तो डीएल क्रॉस आर इधर की तरफ गया, डीएल क्रॉस आर इधर की तरफ गया, इसकी वजह से डीएल क्रॉस आर इधर की तरफ आया, इसकी वजह से इधर की तरफ आया, तो नेट लेफ्ट की तरफ आ जाएगी। आंसर क्या दे रखा है? माइनस आई क्या? हाँ राइट, हाँ मतलब राइट टू लेफ्ट। यही समझ गए? किसने पूछा था थर्ड? नहीं समझे? क्या समझ गए? थोड़ा बहुत कोई पूरा समझो ना। डीएल क्रॉस आर से आता है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो डीएल क्या होता है? करंट की डायरेक्शन में एक वेक्टर। तो यहाँ करंट बाहर की तरफ है, तो अपन क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं? राइट हैंड थंब रूल। तो राइट हैंड, जिस तरफ डीएल है बाहर की तरफ करंट है, तो ये करंट इस तरफ, और जो पोजीशन वेक्टर है जहां पर मेरे को मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है वो इधर है, तो
तो एक वेक्टर बाहर की तरफ और एक वेक्टर ये वाला। तो देखो इस तरफ मैं हाथ घुमाऊंगा तो अंगूठा किस तरफ गया, इस तरफ, तो ये डायरेक्शन। अब देखो इधर अंदर की तरफ करंट जा रहा है और ये पोजीशन वेक्टर इस तरफ है, तो मैंने उंगलियों को इस तरफ घुमाया, इस तरफ ये जो वेक्टर है ये वाला, तो dl क्रॉस r, अंगूठा इस तरफ गया तो इसकी वजह से इधर की तरफ। सिमिलरली इसकी वजह से इधर की तरफ, इसकी वजह से इधर की तरफ। ये दोनों देखो ध्यान से, ये वाला एंगल बराबर होंगे तो इन दोनों के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो जुड़ जाएंगे, वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर आ गया। थर्ड के बाद में आपने पूछा फिफ्थ। Two circular coils, each having radius इतनी है, इतनी है, common axis 6 centimeter apart. If the current 1 ampere by each coil in the center, देखो ध्यान से, कॉमन एक्सिस है, ये वाली चीज समझ में आ गई कि इस टाइप का पिक्चर होगी, हाँ या ना। इसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस 4 सेंटीमीटर, दोनों के बीच में गैप 6 सेंटीमीटर। हाँ अच्छा सॉरी, टर्न्स 10 है, दोनों की रेडियस 4 और 4 है, ये 6 सेंटीमीटर हो गई, समझ गए। इसकी रेडियस भी 4 सेंटीमीटर। अब आपको क्या बताना है, 1 एम्पियर का करंट इन अपोजिट डायरेक्शन, एक में करंट बाहर की तरफ आ रहा है, एक में करंट अंदर की तरफ जा रहा है। इधर करंट बाहर की तरफ आ रहा है और इधर अंदर की तरफ जा रहा है, सेम करंट। तो बताओ सेंटर ऑफ द कॉइल, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, इसकी वजह से, इसकी वजह से। एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, फॉर्मूला याद है, भूल गए? म्यू नॉट आई अपॉन 2 a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2 इनटू a स्क्वायर, ऊपर एक रह गया और हाँ या ना, याद आ गया। किसका डाउट था, फिफ्थ का फर्स्ट। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, जो करंट बाहर की तरफ आ रहा है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ, और जो करंट अंदर की तरफ जा रहा है उसकी वजह से इधर की तरफ। इसकी वजह से सेंटर पर कितनी हो जाएगी, म्यू नॉट आई अपॉन 2r टुवर्ड्स राइट, और इसकी वजह से टुवर्ड्स लेफ्ट, ये बड़ी होगी तो ये डोमिनेट कर जाएगी। दिस माइनस म्यू नॉट आई रेडियस का होल स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 3/2, दोनों को नंबर ऑफ टर्म से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। नहीं समझ आया? हाँ तो नंबर ऑफ टर्न्स 10 दिए हुए हैं, तो म्यू नॉट n आई, जहाँ करंट है वहां पर 10 आई कर दो, समझ गए? हो गया था। फिर फिफ्थ के बाद में आपने पूछा मेरे से सिक्स्थ क्वेश्चन, फाइंड द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नीट्यूड एंड रेजिस्टेंस 10 सेंटीमीटर ऑन द एक्सिस, 60 डिग्री ऑन द एक्सिस सेंटर ऑफ द कॉइल कैरिंग। ओके देखो ध्यान से, सिक्स्थ क्वेश्चन, ये एक कॉइल है जिसकी रेडियस दी हुई है, तो ये एक कॉइल है, इसमें करंट आई चल रहा है, तो इसको क्या मैं एक मैग्नेटिक डाइपोल के जैसे मान सकता हूँ, हाँ या ना? मैग्नेटिक डाइपोल म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई इंटू एरिया, हाँ या ना? तो एक डाइपोल की वजह से यहाँ पर एक्सिस पर r डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, म्यू नॉट अपॉन 4π2 k p बाय r क्यूब, एक तो ये हो जाएगी, हाँ यार बात समझ आई। और उसके अलावा किसी जनरल पॉइंट पर क्या होगी, √1 + 3 cos स्क्वायर थीटा, इन दोनों के रेशियो कर लो, पक्का? किसका डाउट था, आपका डाउट था? वैसे किया हुआ है, नहीं हुआ, ऐसे किया था, ऐसे करना। तो आप क्या करने लग गए थे, एक्सिस वाला तो सीधा आ गया, ये 60 डिग्री वाला नहीं कर पाए थे,
दिया है, अभी आंसर तक नहीं पहुंचा पाया हूँ, ये कैलकुलेशन होती है थोड़ी, तो आप कैलकुलेशन कर लें। थर्ड, फिफ्थ, सिक्स, फिर आपका डाउट है नाइन्थ। अरे नाइन्थ क्या है? नाइन्थ का मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक मोशन। I is flowing at a point 0, r, 0. X एक्सिस से आया, घुमा और Z एक्सिस पे निकल गया। X एक्सिस की वजह से, इसकी वजह से और इसकी वजह से, तीनों का वेक्टर सम कर दो। रिंग इज इन YZ प्लेन। बता देना जब 9th क्वेश्चन करना हो तो। घर पे जाके फिर से जो भी आपके डाउट्स थे ना, उसके आंसर तक पहुंचने की कोशिश करना। अगर नहीं पहुंच पाओ तो आके बोलना कि भाई इसका आंसर नहीं निकाल पा रहा हूँ मैं, इसका आंसर नहीं निकाल। जब तक बताओगे नहीं मेरे को कुछ आइडिया नहीं लगेगा। नाइन्थ करो, नाइन्थ किसका डाउट है? और इधर आपका हो गया नहीं डाउट। पूरा बोर्ड साफ कर दिया, लिख रहे हो? देखो 9th क्वेश्चन में इधर Z है, इधर Y है और बाहर आता हुआ X। ठीक है, आप अज्यूम कर लो बाहर आता हुआ X। बताओ मेरे को, यहाँ बाहर आता हुआ है और करंट यहाँ पर ऐसे जा रहा है, तो ये क्या मैं बोल सकता हूँ वो जो करंट अंदर होगा वो ऐसा दिखेगा कुछ? हाँ। और बताओ मेरे को, ये कहाँ से करंट आ रहा है? इन्फिनिटी से इधर गया, तो क्या मैं बोल सकता हूँ उसके बाद में यहाँ पर करंट ऐसे घूम गया। तो बताओ मेरे को, ये वाला मेरा सेक्शन 1 हो गया और ये जो करंट घुमा है ये सेक्शन 2 हो गया। हाँ यार, तो बताओ मेरे को, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सेमी इनफाइनाइट वायर? u0I/4πr ये होता है। हाँ यार, देखो डायरेक्शन देखो, dl क्रॉस r, तो मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ आएगी? सेगमेंट 1 की वजह से, b ड्यू टू 1 u0I/4πr, डायरेक्शन इज आई कैप। ये चीज समझ आई या नहीं है? और देखो ऐसे समझ लो, अंगूठे की तरफ करंट का डायरेक्शन, जैसे हाथ कर्ल कर रहा है वैसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी। तो बताओ मेरे को, कैसे हाथ कर्ल कर रहा है? ऐसे। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होगी? राइट की तरफ आई कैप। सॉरी, आई कैप नहीं, इधर की तरफ कौन सा है? माइनस के कैप। समझे या नहीं समझे? माइनस के कैप हुआ ना राइट की तरफ, इधर जेड है। हाँ यार, पक्की बात। अब बताओ मेरे को, सेकंड सेगमेंट की वजह से एक रिंग के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, और बाहर की तरफ क्या है? आई कैप। तो b ड्यू टू सेकंड विल बी इक्वल टू μ0I/, बताओ एक रिंग की वजह से कितनी होती है? μ0I/2r, और डायरेक्शन बाहर की तरफ आई कैप। हाँ यार, ये दूसरा सेगमेंट। ये तीसरा सेगमेंट इधर जा रहा है करंट। तो बताओ मेरे को, करंट की डायरेक्शन में हाथ dl क्रॉस r, अंदर की तरफ कौन सा वेक्टर होगा? माइनस आई कैप। तो b ड्यू टू थर्ड इज इक्वल टू μ0I/4πr, एंड डायरेक्शन अंदर की तरफ क्या हुआ? माइनस आई कैप। आंसर चेक करो कैसा दिया हुआ है आंसर। आई जे के में कैसा है? दिखाओ कैसे आंसर। कौन सा क्वेश्चन? 9th का आंसर क्या मैग्नीट्यूड है? अच्छा, ये 9th का आंसर भयानक सा मैग्नीट्यूड है। अंडर रूट उसका स्क्वायर प्लस उसका स्क्वायर प्लस उसका स्क्वायर करो। तो देखो ध्यान से, ये आई और ये माइनस आई और ये के। तो बताओ मेरे को, ये वाली वैल्यू बड़ी है या ये वाली वैल्यू बड़ी है? यहाँ 1/2 है और यहाँ पर 1/12 है।
कौन सा बड़ा होगा? ये बड़ा होगा तो ये डोमिनेट कर जाएगा। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ म्यू नॉट आई अपॉन आर इंटू 2 माइनस म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर का होल स्क्वायर प्लस म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर का होल स्क्वायर के पूरे का अंडर रूट। ये आंसर होना चाहिए। हाँ यार। अब एक काम करते हैं, म्यू नॉट आई अपॉन आर कॉमन निकाल लेते हैं। नहीं, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर कॉमन निकाल। फाइनल आंसर कैसा है? ऐसा है। ओके ठीक है। तो मैंने क्या किया, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर कॉमन निकाल दिया। देखो ध्यान से, यहाँ पर इस 2r को मैंने क्या लिख दिया 4 पाई, और ऊपर मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया। बात समझ आई है? हाँ यार। अब देखो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर बाहर आ गया, तो अंडर रूट के अंदर ये भयानक सी चीज क्या बच गई है 2 पाई माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। हाँ या ना? अब एक काम करो, इसका स्क्वायर कर दो। तो इसका स्क्वायर किया तो क्या आया 4 पाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 पाई प्लस 1। क्या आंसर ऐसा कुछ दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। आंसर इज करेक्ट। समझ गए? जिस फॉर्म में आंसर दिया हुआ है उस फॉर्म में लेके आ गया हूँ। 9th क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच गए अपन। कॉपी कर लो, फिर 10th पे आता है। और जैसे वो जो आज आपने सवाल पूछा, आप कोई ना हो या कोई ना, आपने जो सवाल पूछा वो रिलेटिविस्टिक वाली, तो वो हमेशा एक सरप्राइज एलिमेंट रहता है हर पेपर, ठीक है ना। तो 1% के लिए हम एंग्शियस नहीं होंगे। आ भी गया ठीक है, आगे दैट्स इट। भाई हर वक्त गुजरात में रहने वाला या जापान में रहने वाले लोग हर वक्त ये थोड़ा सोचते होंगे अरे अब अर्थ क्यों आ गया भागो, अरे अब अर्थ पे आ गया भागो, ठीक है ना। इट्स लाइक सरप्राइज एलिमेंट कभी भी आ सकता है। तो 9th के बाद में 10th क्वेश्चन, a cylindrical conductor of radius r carries a current along its length. The current density J however is not uniform over the cross section of the conductor but is a function of radius according to J equal to B into R. Find an expression for the magnetic field B at R1 less than R. And at R2 greater than। ओके ठीक है, सीधा सवाल। किसका डाउट है? एम्पियर लॉ लगाओ ना, एम्पियर लॉ लगाओ। यहाँ पर करंट जा रहा है टोटल आई, यहाँ पर मैंने एक ये एम्पेरियन लूप बनाया, यहाँ से जाने वाला करंट आई एनक्लोज्ड इनटू म्यू नॉट इज इक्वल टू बी इनटू ये वाली रेडियस 2 पाई R1। ये आई एनक्लोज्ड आपको निकालना है। आई एनक्लोज्ड कैसे निकालोगे आप? करंट डेंसिटी दे रखी है, तो आई एनक्लोज्ड क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन J डॉट D। कर लोगे क्या और करके बताओ? ऐसे ही किया था आपने भी, करंट एनक्लोज्ड करो। और बाकी बाहर वाले पॉइंट के लिए तो कोई दिक्कत है ही नहीं, पूरा का पूरा करंट आ ही जा रहा है, तो उसके लिए तो आंसर हो गया म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई R2। 10th के बाद में आपने पूछा है 13th। A charged particle having mass m and charge q is accelerated by a potential difference v. It flies through a uniform
Transverse magnetic field B. The field occupies a region space D. Find the time interval for which it remains in the magnetic field. Q. Accelerate the potential difference B. Transverse magnetic field B occupies a space D. Time interval for which it remains inside the magnetic field. अब ये D की वैल्यू मेरे को नहीं दे रखी है, तो आंसर क्या है? एक से ज्यादा दे रखे हैं, दिखाओ क्वेश्चन। आंसर क्या एक से ज्यादा है? एक ही है 13 का। हाँ 2 है ना, देखो टाइम अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन आ रहा है लेस देन आ रहा है, देखो ध्यान से कौन सा क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं अभी। ये 13 था, तो 9th 10th हो गया है, मैं 13 कर रहा हूँ। किसका डाउट है? 13 2 हो गया। देखो इधर ट्रांसवर्स मतलब परपेंडिकुलर। ट्रांसवर्सल वेव कौन सी होती है? जिसमें अगर वेव प्रोपगेशन इस डायरेक्शन में होती है तो पार्टिकल उसके परपेंडिकुलर ऐसे जंप कर रहे होते हैं, तो वो ट्रांसवर्सल मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो यहाँ पर एक पार्टिकल है, एक इलेक्ट्रॉन है, एक चार्ज पार्टिकल जिसका चार्ज है Q। अब बताओ मेरे को, इसको QV का वर्क डन हुआ इज एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ V वोल्ट। तो Q delta V is the work done, and due to this work done, this charged particle has got a velocity of V। बात समझ आई है नहीं? यहाँ है ना। तो यहाँ से ये जो चार्ज पार्टिकल था Q, इसको इधर की तरफ वेलोसिटी मिली V। अब ये एंट्री लेता है यहाँ से लेके ये आगे तक के रीजन में, ये जो है डिस्टेंस है D, जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है कैसे? इसके परपेंडिकुलर। तो बताओ अगर ये D बहुत बड़ा होगा R के मुकाबले, तो ये पार्टिकल यहाँ से एंट्री लेगा और ऐसे घूम के इधर से निकल जाएगा। हाँ बात समझ आई है नहीं है? तो ये मेरा पहला केस है जब D ग्रेटर देन R है। बताओ मेरे को, जब D ग्रेटर देन R है तो ये कितना वक्त यहाँ पर बिताया है? पूरा चक्कर काटता है तो T टाइम पीरियड होता है, तो यहाँ पर कितना चक्कर काटा है इसने? तो इसका आंसर D/2 हो जाएगा। हाँ यार। और रेडियस कितनी हो जाएगी यहाँ पर? रेडियस बराबर mv/qb, और टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? 2π/ω, और ओमेगा क्या हो जाएगा? qb/m। ये तो ये पार्ट हो गया। हाँ यार। और दूसरे पार्ट में बताओ, जब d की वैल्यू when d is less than r, तो क्या हो रहा होगा? ये पार्टिकल इधर एंट्री लेगा, घूम के निकलेगा और यहाँ से ऐसे निकल जाएगा। कितना एंगल घूमेगा यहाँ पर? थीटा। तो क्या मैं बोल सकता हूँ sin थीटा इज इक्वल टू d/r। याद है या भूल गए? क्लास में कराया होगा sin थीटा इक्वल टू d/r। तो कितना एंगल घुमा है? ये थीटा का एंगल घुमा है, तो ओमेगा से थीटा का एंगल घुमा है कितने टाइम में? t1 टाइम। तो यहाँ से t1 आ जाएगा। ओमेगा वही होएगा, याद करो। नहीं आ रहा समझ में? आ गया। थोड़ा थोड़ा आ रहा है, पूरा आ गया। क्यों? क्लास में सेम चीज कराई हुई बेटा, याद करो क्लास में। कराई है ना? मैंने नहीं कराई, लेकिन सर ने कराई। कराई याद है? क्लास नोट्स में लिखी हुई है, जाके चेक करना। So that was your 13th question. कॉपी कर लो। कोई 13 के बाद में 15 पूछ रहा है, क्या है 15वां सवाल? क्यों? फिफ्टीन किसका डाउट है? 1 2 आपका भी हो गई? हाँ या नहीं? ये कॉपी कर लो, फिर 15 पे आते हैं। बताओ मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या हो सकता है? सिर्फ और सिर्फ वो गोल गोल चक्कर काट सकता है। मैग्नेटिक फील्ड क्या कभी वेलोसिटी बढ़ा सकती है? नहीं। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड तो बढ़ा सकती है। हाँ भाई बढ़ा सकती है। तो बस
यहाँ पर देखो, a particle of charge plus q moving under the influence of uniform electric field. राइट की तरफ है इलेक्ट्रिक फील्ड और बाहर की तरफ है मैग्नेटिक फील्ड। के क्या बाहर की तरफ वेक्टर है, मैंने कौन कौन से साइन कन्वेंशन लिए, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, बाहर की तरफ वाला जेड एक्सिस। मैं कर रहा हूँ 15th क्वेश्चन। एंटर्स कोऑर्डिनेट एट 0, a 0, a कहाँ पर होगा, ये पॉइंट होगा 0, a। एंट्री लेता है वो विद इनिशियल वेलोसिटी v, राइट की तरफ है वेलोसिटी v, एंड लीव्स द क्वाड्रेंट एट अ पॉइंट 2a, 0। ये पॉइंट है 0, a एंड लीव्स अ पॉइंट एट 2a, 0 विद वेलोसिटी 2। ठीक बात है। हाँ, इसने यहाँ पर ऐसे एंट्री ली और यहाँ से ऐसे एग्जिट मारी, थोड़ा सर्कुलर टाइप बना दो भाई। समझ रहे हैं नहीं समझ रहे? अब एक बात बताओ मेरे को, वेलोसिटी अंदर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ, तो क्या मैं बोल सकता हूँ Q इंटू V क्रॉस B, फोर्स नीचे की तरफ लगेगा, तो कहीं सेंटर नीचे की तरफ होगा, तो फोर्स नीचे की तरफ, वेलोसिटी राइट की तरफ, सर्कुलर मोशन। वेलोसिटी डबल हो गई है, क्या मैग्नेटिक फील्ड वर्क कर सकता है? नहीं। तो इसके ऊपर किसने वर्क किया होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बताओ इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस प्लस क्यू चार्ज के ऊपर राइट की डायरेक्शन में एक कितना फोर्स लग रहा होगा, हाँ या ना? तो बताओ फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, एक्स के डायलॉग का डिस्प्लेसमेंट कितना है, 2a का। तो बताओ व्हाट विल बी द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, F into 2a। इतना इलेक्ट्रिक फील्ड ने वर्क किया है जिसकी वजह से वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स। तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लग रहा है वो तो हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, तो वो वेलोसिटी को कभी भी नहीं बढ़ा सकता है। बात समझ में आई? आया? तो Q E into 2a बराबर हाफ m into, डायरेक्टली लिख दिया मैंने, देखो ध्यान से, 2e 4b स्क्वायर माइनस v स्क्वायर 3v स्क्वायर। आया? अब क्वेश्चन में क्या क्या पूछा हुआ है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये ले भाई 3/4 mv स्क्वायर अपॉन qa। आंसर चेक करो तो क्या यही है? हाँ, ये पार्ट का आंसर आ गया। रेट ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट 0, a। रेट ऑफ वर्क डन मतलब पावर निकालनी है, रेट ऑफ वर्क डन इज पावर, और पावर क्या होती है, फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट। तो बताओ मेरे को इस पॉइंट पर एक फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, और एक फोर्स राइट की तरफ लग रहा है और वेलोसिटी कितनी है v। तो बताओ मेरे को इस इलेक्ट्रिक फील्ड का इस टाइम पर पावर कितना हो जाएगा, QE into V, और E की जगह उठा के यहाँ पर ये रख दो, आंसर आ जाएगा आपका B पार्ट का। C पार्ट क्या है, रेट ऑफ वर्क डन बाय बोथ द फील्ड, अगेन बोथ द फील्ड, जब नीचे की तरफ वेलोसिटी है तो मैग्नेटिक तो 0 हो जाएगा। देखो ध्यान से, सी पार्ट का आंसर क्या है, देखो 0 ही है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी नीचे की तरफ 2e, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लग रहा है वो राइट की तरफ लग रहा है, और जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स लग रहा है वो, तो बताओ दोनों ही परपेंडिकुलर है, तो ना इसका कोई पावर ना इसका कोई पावर, आंसर है 0। बात समझ आई या नहीं? पक्का आ गई, दिमाग में बैठी बात है? ये ठीक सवाल है, ऐसे एकदम क्या कहते हैं लल्लूपन जो सवाल नहीं है, समझ रहे हो लल्लूपन क्या नहीं समझते हो, एकदम ऐसे गिव अवे टाइप के नहीं है कि नीट के अंदर तो आसान नहीं है, आसान सवाल नहीं है, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चंस है। That was your 15th. Next out is 19th. Two long straight parallel conductors are separated by a distance of
R1 बराबर 5 सेंटीमीटर एंड कैरी करंट इतना है. व्हाट इज द वर्क पर यूनिट लेंथ मस्ट बी डन टू इंक्रीज द सेपरेशन. आंसर क्या 19 का ln के टर्म्स में है क्या? देखो तो ln के टर्म्स में आंसर देख के हमारे दिमाग में क्लिक किया, यहाँ पर इंटीग्रेशन आएगा. किसका टर्म है 19? देखो इधर बताओ मेरे को, जब दो तारों में करंट सेम डायरेक्शन में होता है वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, रिपेल करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं, मतलब ये तो दोनों एक दूसरे की तरफ जाने पड़ेंगे. तो मैं तो क्या कर रहा हूँ, इन दोनों को दूर लेके जा रहा हूँ, तो मेरे को वर्क करना पड़ेगा. हाँ, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना होता है इसके ऊपर? म्यू नॉट I1 I2 अपॉन क्या होता है फॉर्मूला फोर्स पर यूनिट लेंथ का? बताओ. 2 पाई r, जो भी इनके बीच का सेपरेशन है. हाँ यार, यस और नो. अब अगर मेरे को इसको उधर लेके जाना है, क्या मैं बोल सकता हूँ इनके बीच में पहले दूरी है 5 की, अब दूरी कितने की हो गई है? 10 की. हाँ यार, बात समझ आई है? नहीं आया? तो इस फोर्स की वजह से राइट की तरफ dr का डिस्प्लेसमेंट अगर मैं करूंगा तो फोर्स तो इधर लग रहा है, इधर की तरफ डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो जो मैंने फोर्स लगाया वो राइट की तरफ ही लगाया है, तो उसका वर्क कितना है? इतना. म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई r, ये तो फोर्स हो गया डॉट dr. अब बताओ मेरे को यहाँ से लेके यहाँ तक कितना आगे गया होगा ये? 5 से 10. इंटीग्रेशन की लिमिट लगा दो 5 से 10 का आंसर क्या? म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई ln 2 है क्या आंसर? देखो क्या आंसर आया नहीं है? समझे? हाँ, अच्छा कौन सा क्वेश्चन है ये? अच्छा, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई ln R2 अपॉन R1. तो R2 को 10 ले लेना, R1 को 5 ले लेना. और आंसर ठीक समझे कैसे? 19th के बाद में आपका डाउट है 20 सेकेंड. क्या है भाई 20 सेकेंड? अच्छा एक बात बताओ मेरे को, 20 सेकेंड जैसा क्वेश्चन अगर इतना बड़ा क्वेश्चन नीट में आएगा तो क्या करोगे? छोड़ देंगे. क्यों? 1 2 3 4 5 6 7 8 इतनी लाइनें पढ़ेंगे अपन? पागल हो रहे हो? बिल्कुल भी नहीं. लंबे सवाल, बड़े सवाल, मॉडर्न फिजिक्स के सवाल, न्यूक्लियर फिजिक्स के सवाल, मास डिफेक्ट के सवाल, वो टॉपिक जो आपके कमजोर है उसके सवाल भिड़ते ही नहीं करने, बाद में करेंगे. अब आप बोलोगे सर ऐसे तो आधा पेपर नहीं कर पाएंगे. कोई दिक्कत नहीं, आधा पेपर तो करो. सबसे पहले वो सवाल की छटनी करो जो आपको आते हैं, जिससे आपका एक बार के लिए कुछ नंबर सिक्योर होंगे. दैट इज व्हाट ऑप्टिमाइजेशन इज. ऑप्टिमाइजेशन शब्द का सुना है कभी? ऑप्टिमाइजेशन. हाँ, शादी ब्याह के अंदर खाना बनाते हैं केटरिंग वाले या कंदूरी लोग, ठीक है ना, वो पूछते हैं कितने लोगों का खाना है, तो आप बोलते हो 300 जनों का खाना है, तो कितने लोगों का खाना बनाते हैं? ज्यादा का या कम का? हाँ, ज्यादा का या कम का? कॉमन सेंस लगा के बोलो. 300 जनों का खाना की बजाय अगर मैं 350 जनों का खाना बना के रखूंगा. खाने शादी ब्याह में इतने आइटम होते हैं, आपको क्या लगता है खपत होती है? अगर 300 जनों का खाना है तो वो 200 जनों की तैयारी करेगा. समझ रहे हो कि जो लड़कियां होती है उनकी डाइट कितनी होती है? 1 रोटी 2 रोटी. तो ये ऑप्टिमाइजेशन ही तो हुआ. 300 जनों का खाना बोला है तो वो 200 जनों के हिसाब से सब्जियां बनाएगा. समझ रहे हो? वही हमारे घर पे अगर 4 लोगों का खाना है तो हम कितने लोगों के हिसाब से खाना बनाते हैं? बच ही जाता है, क्योंकि घर पे वो 4 लोग हैं, वो हाथों हाथ खाएंगे, एक बार के लिए खत्म हो जाएगी चीज. अगर उस समय नहीं है तो फिर हाथ पाँव भूल जाएंगे. लेकिन वही वो जो 300 जने हैं वो आराम से 2 घंटे 2.5 घंटे के दरमियान में खाएंगे. तो अगर वहां पर वो जो केटरिंग है उसको लगेगा
कंदो ये उसको लगेगा कि नहीं भाई आज खपत ज़्यादा हो रही है, एक काम करो थोड़ी सब्जी और चढ़ा दीजिए भाई। क्या करना है, सब्जी को थोड़ी पतली करनी है, दाल को थोड़ी पतली करनी है, उस चीज़ को बढ़ा तो सकते हैं, लेकिन जब ऑलरेडी ज़्यादा हो गया तो वेस्ट ही है, तो उसका तो नुकसान ही है। तो दिस इज व्हाट ऑप्टिमाइजेशन इज एट मास लेवल एंड माइक्रो लेवल। तो घर पे हमारे घर पे 4 लोगों को बुलाते हैं तो भी आधा किलो मिठाई लेके आते हैं। ऐसा नहीं कभी घर पे किसी को बुलाओ 4 लोग हैं, आप 4 गिनती की मिठाई लेके आ गए तो मम्मी क्या बोलती है कि 4 क्या लेके आए। अगर किसी ने वापस से और मांग ली तो आधा किलो लेके आओ। 4 लोग हैं, 10 पीस तो होने चाहिए कम से कम। तो यहाँ पर ऑप्टिमाइजेशन में हम ज़्यादा की तैयारी कर रहे हैं, ऑन ब्रॉडर लेवल अपन कम की तैयारी कर रहे हैं। तो एग्जाम के अंदर आपको किस चीज़ की तैयारी करनी है, टाइम बचाने की तैयारी करनी है। आपको ऑप्टिमाइजेशन करना है कि टाइम बचा पाओ। कैसे बचेगा टाइम, जब ऐसे सवालों को छोड़ोगे। सवाल करना और सवाल छोड़ना इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर पेपर। आपको सिर्फ सवाल करना आता है, आपको सिलेक्शन नहीं देगा। अगर आपको 6 घंटे मिल जाए नीट के पेपर के अंदर तो आपके नंबर आ जाएंगे 650 700, लेकिन क्या आपको सिलेक्शन मिलेगा उसमें? नहीं, आपको तो 3 घंटे के अंदर ही 600 नंबर फोड़ने हैं। तो वो कैसे फोड़ोगे, जब ऑप्टिमाइजेशन लेके आओगे अपनी तैयारी के अंदर। क्या है भैया, स्क्वायर करंट कैरिंग लूप मेड ऑफ थिन वायर हैविंग मास 10 ग्राम कैन रोटेट विदाउट फ्रिक्शन with respect to the vertical axis O1 and pass to the center of the loop at right angle to opposite side. The loop is placed in a homogeneous magnet directed at right angle to the plane of the drawing. देखो मैग्नेटिक फील्ड राइट की तरफ है और करंट ऐसा है। तो बताओ मेरे को, करंट ऐसा है तो मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन क्या होगी? करंट जैसे घूम रहा है वैसे हाथ घुमाया अंदर की तरफ। तो अगर मैं राइट की तरफ x, ऊपर की तरफ y बोलता हूँ तो बताओ मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? I इंटू एरिया, एंड डायरेक्शन अंदर की तरफ माइनस k कैप, एंड b की वैल्यू क्या है? b नॉट I कैप। तो बताओ टॉर्क लगेगा इसके ऊपर, हाँ कितना लगेगा? m क्रॉस b। ऐसे है, ये पढ़ा है, हाँ या ना? टॉर्क लगेगा। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड तो अंदर की तरफ दी हुई है, सॉरी, इज डायरेक्टेड एट राइट एंगल टू द प्लेन ऑफ ड्राइंग। समझ रहे हो, अंदर की तरफ दे रखी है मैग्नेटिक फील्ड, तो बी की वैल्यू आई कैप नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर की तरफ दी हुई है। तो बताओ मेरे को कोई टॉर्क लगेगा क्या? नहीं, टॉर्क 0 होगा इस पॉइंट पर। तो बताओ मेरे को बी की वैल्यू क्या है? m और b के बीच में एंगल कितना हुआ? 0 डिग्री। बताओ मेरे को, जब m और b के बीच में एंगल 0 डिग्री होता है तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। किसने पूछा है सवाल? m और b के बीच में, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? माइनस m डॉट b। तो जब एंगल 0 डिग्री है तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, माइनस mb। पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम बोले तो स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो अब अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम से उसको मैं स्लाइटली डिस्प्लेस करूं तो रिस्टोरिंग टॉर्क क्या आ जाएगा? mb sin थीटा इज इक्वल टू आई अल्फा। इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख सकता हूं मैं। कितना होता है बताओ एक रेक्टेंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट? हाँ, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है? रेक्टेंगल है, तो बताओ इसके अबाउट कितना होता है स्क्वायर का? ml क्या है ये? स्क्वायर है, तो इसके अबाउट ml स्क्वायर अपॉन 12 होता है। कैसे आया? एक स्क्वायर का इसके अबाउट कितना होता है? ml स्क्वायर अपॉन 6 iz। तो iz अपॉन 2 इज iy। ml स्क्वायर अपॉन 12 दिस इज इक्वल टू ml स्क्वायर अपॉन 12। अब मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा? करंट इनटू एरिया l स्क्वायर इनटू b अपॉन ml स्क्वायर और 12 इनटू थीटा इक्वल टू अल्फा। अल्फा इज प्रोपोर्शनल टू ये, तो ओमेगा की वैल्यू क्या आ गई? l से l काट दो, i पता है, b पता है, n पता है, आ जाएगा ओमेगा। है ओमेगा आ गया तो 2 पाई अपॉन ओमेगा। आज समझ आई है? ये कॉपी करो। तो आपको
शीट है वो दिखाओ, उसमें सवाल सवाल है। हाँ देखो कल क्या करेंगे, EMI की शीट के 15 सवाल, कल क्लास है ना, ये 15 सवाल कर लिए अटेम्प्ट या नहीं किए, आज कर लेना, EMI रिवाइज करके पढ़ लेना। और आप अपनी साइड से बोल सकते हो कि मेरे को मैग्नेटिज्म के अंदर ये नहीं आता है, मेरे को EMI में ये नहीं आता, तो उसका रिवीजन अपन कर लें, पूरा चैप्टर रिवाइज नहीं करना। ठीक है, मैकेनिक्स तो आपने 1 या 1.5 साल पहले पढ़ी हो या नहीं भी पढ़ी हो, इसलिए रिवीजन करवाया था मैकेनिक्स का। बट इलेक्ट्रोडायनेमिक्स तो आपने अभी पढ़ी है 6-7 महीने पहले, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का रिवीजन इसलिए नहीं करा। ठीक है, आप अपनी साइड से अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक नहीं आता कि भाई मेरे को लेंज लॉ का डायरेक्शन नहीं आता, इंड्यूस का, करंट का, तो उसके कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे। बट अपनी तरफ से आप बोलोगे नहीं तो मेरे को पता नहीं पड़ेगा। क्या मेरे से कुछ घबराहट है क्या आपको, हैं कि मैं जज करूंगा आपको ऐसा? तो बताओ मेरे को कि आपको क्या आता है और क्या नहीं आता। अगर चाहते हो एक्सेल करना, चाहते हो आगे बढ़ना, तो मेरे को बताओगे कुछ नहीं। डॉक्टर के पास जाते हो, बीमार होते हो, तो क्या करते हो? बीमारी बताते हो। जब तक डॉक्टर को बीमारी नहीं बताओगे वो दवाई नहीं लिखेगा। वैसे ही मेरे को अगर नहीं बताओगे, मेरे को ये टॉपिक नहीं आ रहा है, हाँ सवाल तो मैंने दे दिया, आपने डाउट्स पूछ लिए, दैट्स इट, वो सवाल खत्म हो गया। बट उसके पीछे का कंसेप्ट अगर आपको नहीं आ रहा समझ में, तो कुछ EMI AC की शीट करके आ जाना कल। AC की अलग से मिली है, यही है अलग है, उसमें कितने सवाल है? उसमें भी ज़्यादा नहीं होंगे, 13 सवाल है, तो ये 15 और 13 में भी सारे नहीं हो पाए, बट EMI के सारे करके अगर टेस्ट पेपर दे के आओगे तो उसके भी डाउट्स पूछ लेना। अगर टेस्ट पेपर नहीं दे के आओगे तो AC की शीट डिस्कस करेंगे। ठीक है, EMI AC के सारे सवाल पूछ लेना कल अगली क्लास में। अगर पेपर नहीं करो तो पेपर करो तो उसके अगली क्लास में पूछ लेना। उसके अगले हफ्ते क्या करेंगे अपन, उसका आपको कार्यक्रम बढ़ जाएगा। आपको व्हाट्सएप पे रिसीव हो गया, ऑप्टिक्स ग्रेविटेशन आपने बताया, उसकी सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी में मिल जाएगी आपको जल्दी। तो ग्रेविटेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का भाई ऑप्टिक्स तैयार कर लेना अगर नहीं किया तो। उसमें वेव ऑप्टिक्स भी है, मॉडर्न फिजिक्स भी है। तो 11th की पहली किताब के बाद में 11th की दूसरी किताब आ गई है, उसके बाद 12th की दूसरी किताब आ गई है, उसके बाद 11th की दूसरी किताब के आपको टॉपिक्स के भी मिल जाएंगे। दैट इज 18 थर्मोडायनामिक्स, फ्लूइड, SHM एंड वेव्स। ठीक है, पहले इतना करो रिवीजन एक बार के लिए, ये सब हाँ टिप्स पे आ गया है। फिर फुल सिलेबस टेस्ट और फुल सिलेबस टेस्ट, बस रिवीजन करने का बेस्ट तरीका होता है फुल सिलेबस टेस्ट दो और उसके डाउट आके पूछ लो 2 या 3 दिन के अंदर, और खुद को एनालाइज करो कि मेरे से वेव्स के सवाल नहीं हो रहे हैं, मेरे से वेव्स के सवाल नहीं हो रहे हैं। सर आप एक काम करो, मेरे से वेव्स के सवाल नहीं हो रहे हैं, मेरे को 15 या 20 सवाल वेव्स के दे दो, या फिर मेरे को वेव्स के टेस्ट के सवाल नहीं हो रहे हैं, प्रीवियस ईयर तो हो जा रहे हैं, तो कुछ और नए सवाल थे। ठीक है, आके बोलोगे तो मिल जाएगा।